दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर साल बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट होते हैं। कुछ एग्जाम्स बहुत पॉपुलर हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स, और कुछ एग्जाम लेस पॉपुलर हैं लाइक ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओ पोस्ट के लिए एग्जाम, ईएसआईसी में डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के लिए एग्जाम, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। तो दोस्तों यहाँ पे इन्हीं सब एग्जाम्स के बीच में एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। ये पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर की एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों के पास वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएसआईसी एग्जाम ये वीडियो बन जाए। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी के डिफरेंट आरटी एग्जाम्स लाइक एपीएफसी, ईओयू, एलईओ, एएलसी या फिर एसिक डीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको इन एग्जाम्स की क्वालिटी इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो का एजेंडा क्या होगा मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। वी विल सी कि भाई व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट फॉर ईएसआईसी डीडी एग्जाम। कभी एग्जाम आ सकता है, कब कभी एग्जाम आया है, और एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट क्या हो सकती है और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इस पोस्ट का लेवल क्या है, इस पोस्ट का नेचर क्या है, इस पोस्ट का पे मैट्रिक्स क्या है, हम वो कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फिर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर इस पॉइंट को कवर करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ ईएसआईसी डीडी एग्जाम की भाई पैटर्न क्या होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं एग्जामिनेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ ईएसआईसी डीडी एग्जाम ताकि आप रिलेट कर पाओ कि भाई आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम की हम यहां पर कवर करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। शुरुआत करते हैं। दोस्तों ईएसआईसी डीडी एग्जाम जो है डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के एग्जाम होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। ये एग्जाम रेगुलर नहीं होता है, पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये एग्जाम हर साल नहीं होता है। ये एग्जाम 2012 में हुआ था और 2012 के बाद ये एग्जाम डायरेक्टली 2022 में हुआ था, और 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसकी नोटिफिकेशन 2021 में आई थी, बट एग्जाम 2022 में कंडक्ट हुआ। और अब दोस्तों काफी जो है सोर्सेज से पता लग रहा है कि भाई ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई जो इसकी नोटिफिकेशन है वो जून 2026 में आ सकती है। काफी चांसेस हैं क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हमने आरटीआई भी फाइल कर रखी है, उसका रिप्लाई जैसे आएगा आई विल शेयर इट विद यू। तो यहाँ पे जून 2026 में इस एग्जाम की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है एज पर दी सोर्सेज। और दोस्तों अगर जून 2026 में इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है तो अगले 3-4 महीने में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो नवंबर दिसंबर 2026 कैन बी दी पॉसिबल एग्जाम डेट। अगर मैं पिछले बार की बात करूं तो 2021 में जब नोटिफिकेशन आई थी उसके लगभग 5-6 महीने बाद आपको 2022 में एग्जाम देखने को मिला था। थोड़ा डिले हो गया था एग्जाम, बट इस बार क्योंकि प्रोसेस काफी स्मूथ चल रहे हैं हर एक एग्जाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट के, तो आप 4-5 महीने में नोटिफिकेशन आने के बाद इस एग्जाम को कंडक्ट होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉसिबल डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टेंटेटिव डेट आप लोगों को बता रहा हूँ। ये डेट चेंज हो सकती है सब्जेक्ट टू दी प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस कई बार यहाँ पे डिले में हो जाते हैं। यूपीएससी के पास अभी रिक्वेशन जाएगी, फिर यूपीएससी उसके ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, तो काफी टाइम लग जाता है इन सब चीजों में। तो एक टेंटेटिव डेट आप जून 2026 मान के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पोस्ट है क्या। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर 2 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें एक है ईपीएफओ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसके बारे में सुना होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, एपीएफसी या ईओयू। ठीक है, ऐसी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की, वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है वो उसने पक्का इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा। आप लोगों का ईएसआई का कमीशन वगैरह करता है, ठीक है, आप लोगों की जो सुरक्षा है उसका ध्यान ये ऑर्गेनाइजेशन रखती है। तो यहाँ पे ईएसआईसी में एक पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट। तो डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो ये ऑटोनोमस बॉडी है ईएसआईसी, जब भी यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट की वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है यूपीएससी को कि भाई आप हमारी इतनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो सबसे पहले होता क्या है कि भाई डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे 2 तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक है प्रमोशंस के थ्रू। तो यहाँ पे जो लोग इससे लेवल एक नीचे हैं उनको प्रमोट करके डीडी बनने का मौका मिलता है, और एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर पहले वैकेंसीज कैलकुलेट की जाती हैं, वैकेंसीज कैलकुलेट करने के बाद यूपीएससी को रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसको हम रिक्वेशन का नाम देते हैं, और यूपीएससी इसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज करती है, एग्जाम कंडक्ट करती है और लोगों को सिलेक्ट करके ईएसआईसी को वापस भेज देती है। भाई ये लोग मैंने आपकी इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं, ये मुझे सुटेबल लग रहे हैं, अब आप इनको ज्वाइनिंग दे सकते हैं।
दोस्तों ये क्लास ए पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है और लेवल 10 पोस्ट है। पैरेलल टू एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी लेवल 10 पोस्ट है और ये भी लेवल 10 पोस्ट है। इसकी बेसिक पे जो है लेवल 10 पे मैट्रिक्स के हिसाब से 15,600 से लेके 39,100 और ग्रेड पे 5400 का है। तो आपकी जो सैलरी बनती है उसकी रेंज क्या बनती है, 56,100 से लेके आपकी 1,77,500 के बीच में आपकी सैलरी रेंज बनती है। ये अगेन एपीएफसी पोस्ट की तरह नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करते हैं क्योंकि आप ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक एक्ट के थ्रू बनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, बट द नेचर ऑफ जॉब इज परमानेंट। यहाँ पर आप परमानेंट नेचर की जॉब एंजॉय करते हैं। तो एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आप टिल रिटायरमेंट यहाँ पर जॉब एंजॉय कर सकते हो। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की कि भाई किस एज तक आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात करूं, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करूं, तो मिनिमम एज लिमिट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी इन दी नोटिफिकेशन। कोई भी मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट है दैट इज सब्जेक्ट टू दी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डोमेन। अगर आप वो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते जो है फुलफिल करते हैं तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मेंशन करी गई है कि भाई अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो 35 की एज तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि भाई क्या कट ऑफ डेट है, किस डेट से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी एज 35 हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस डेट पर आपको कैलकुलेट करना होता है कि भाई आप 35 क्रॉस कर गए हो, 35 क्रॉस कर गए हो या नहीं क्रॉस कर पाए हो। तो अगर आपने 35 क्रॉस कर लिया है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। बट अगर आपने 35 क्रॉस नहीं किया है तो आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो नोटिफिकेशन 15 जून 2026 को आती है, ठीक है, 15 जून 2026 को नोटिफिकेशन आई और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 15 जुलाई 2026, में एक टेंटेटिव डेट मान के चल रहा हूं। तो आपको इस पर्टिकुलर डेट पर 15 जुलाई 2026 जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, इस डेट पर अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अगर आप 35 क्रॉस कर चुके हो देन यू कैन नॉट अप्लाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। और दोस्तों एज रिलैक्सेशन क्या है कि भाई अगर कोई पर्सन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसकी 3 साल की जो रिलैक्सेशन है वो 38 की एज तक अप्लाई कर सकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी वाले जो दोस्त हैं वो 40 ईयर्स तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, 10 ईयर की रिलैक्सेशन है। और दोस्तों यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो 40% पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगी, उससे नीचे वालों को नहीं मिलेगी। एक्स सर्विसमैन कोएफिशिएंट ऑफिसर जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ईएसआईसी में किसी लोअर लेवल पे कार्यरत हैं वो 5 साल की रिलैक्सेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और यूटी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे आप लोग सब 40 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है इनको तो एज रिलैक्सेशन पक्का नोट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी जो हम एजुकेशनल और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर ये चीजें बहुत मैटर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की या फिर हम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की क्वालिफिकेशन है, एक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक है एक्सपीरियंस वाली क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि हर बच्चा इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, अगर कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, कोई एस्पिरेंट अगर वो कंडीशंस मीट कर रहा है तभी वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएगा। ईपीएफओ की तरह यहाँ पर ऑल ग्रेजुएट्स कैन नॉट अप्लाई, ट्रस्ट मी। कैसे कि भाई अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं जो कि मस्ट क्वालिफिकेशन है, जो कि आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, तो मस्ट क्वालिफिकेशन क्या है कि पहली बात तो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन। लेकिन इसके साथ साथ देखो अटैच्ड क्वालिफिकेशन एसेंशियल और क्या है कि भाई आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएशन होना इज नॉट दी ओनली रिक्वायरमेंट, आपको उसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि मस्ट कंडीशन है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। 3 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अकाउंट्स में या फिर मार्केटिंग में या फिर पब्लिक रिलेशन वाली जॉब आपने कर रखी है, इंश्योरेंस में आपने काम कर रखा है, रेवेन्यू में काम कर रखा है या फिर टैक्स रिलेटेड काम में आपने कर रखा है। कहां पर? गवर्नमेंट बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आप जो है ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, यू कैन अप्लाई, ठीक है। आप किसी पीएसयू में अकाउंटेंट हैं, यू कैन अप्लाई। आप ईपीएफओ में ईओ पोस्ट पर है क्योंकि उससे ऊपर ये पोस्ट है, यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पे अगर ये क्वालिफिकेशन आप मीट कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिग्री के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों के पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है।
और दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंने मेंशन कर दी हैं जो कि गुड टू हैव है, मतलब अगर ये नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट ये वाली क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट फिल दी फॉर्म। अब जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर कोई क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज में है, he can easily apply, he is more suitable for this particular job, इसको थोड़े प्रेफरेंस भी मिल सकती है। अगर उसने इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट से पास आउट कर रखा है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। एमबीए कर रखे फाइनेंस में तो भी वो अप्लाई कर सकता है, या फिर डिग्री इन लॉ कर रखा है तो उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा और वो डिजायरेबल भी है। और एक्सपीरियंस में क्या है कि अगर किसी के पास सोशल इंश्योरेंस और लेबर लॉ में एक्सपीरियंस है तो उसको डिजायर्ड माना जाएगा। तो यहाँ पे दीज आर दी मस्ट कंडीशन, दीज आर गुड टू हैव कंडीशन। अगर ये नहीं भी है फॉर्म फिल कर सकते हो, बट अगर ये है तो आपको मोर सुटेबल माना जाएगा। तो यहाँ पे काफी लोगों के लिए डोर क्लोज हो गया है एंड आई नो दैट, बट दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। वो नोट क्या है कि एक्सपीरियंस जो है क्वालिफिकेशन जो है दे आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। देखो अगर कैंडिडेट इन क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करता है लेकिन यूपीएससी को वो राइटिंग में दे दे कि भाई जो आप ये पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं सुटेबल हूं, क्वालिफाइड हूं और मैं इस वजह से अपने को क्वालिफाइड मानता हूं, तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है इन दी क्वालिफिकेशन कैटेगरी। तो यहाँ पे ये नोट मेंशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट नोट है। लास्ट टाइम में हमने देखा कि भाई अगर किसी बच्चे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस था इंस्टेड ऑफ 3 ईयर ही हैड अप्लाइड, ठीक है, तो फॉर्म फिल करने में दिक्कत नहीं है, बट वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप फॉर्म फिल करके देखिएगा, अगर आपको जो है फॉर्म फिल करने दिया जा रहा है देन इट इज गुड, अगर नहीं करने दिया रहा तो फिर आप उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफी सिंपल है, 2 स्टेज का प्रोसेस है, 2 स्टेज प्रोसेस है। पहली स्टेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट, दैट कैन बी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट आल्सो एंड दैट कैन बी फिजिकल रिक्रूटमेंट टेस्ट आल्सो। दोनों ही रिक्रूटमेंट टेस्ट पॉसिबल है, बट पिछली बार जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो आपका फिजिकल रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद सीधा आपकी इंटरव्यू स्टेज है। बीच में कोई प्रीलिम्स के बाद जो फेज 2 या फिर मेंस की स्टेज होती है जनरली वो यहाँ पर नहीं है। तो आपको पहले जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट देना है, दैट कैन बी कंप्यूटर बेस्ड और फिजिकल, और उसके बाद सीधा इंटरव्यू में आपको जाना है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसमें क्या पैटर्न होता है जनरली, अगर मैं 2023 के रेफरेंस से बात करूं, 22 के रेफरेंस से बात करूं, तो 2 घंटे का आपका पेपर है, आपको 120 मिनट मिलेंगे। 120 मिनट में आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो 120 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे कि भाई पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन एंड पार्ट बी, और पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चंस। जो पार्ट ए है वहां पर जितने भी क्वेश्चन है 20 वो सारे के सारे जनरल इंग्लिश से हैं, एक ही कंपोनेंट के 20 क्वेश्चंस हैं। और जो पार्ट बी है उसमें आपके रेस्ट ऑफ द सिलेबस के 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका 120 मिनट में 120 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क्स जो है 2.5 कैरी करते हैं, तो टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हो तो आपको उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो अगर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है तो अगर आपने गलत आंसर लगा दिया है तो 1/3 मतलब 0.83 जो कि यूपीएससी की स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग है 1/3, वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर भी, ठीक है। तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट अ पेनल्टी ऑफ 0.833 मार्क्स। और दोस्तों पेपर हिंदी में भी आता है, हिंदी माध्यम में भी आता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है। तो ये पैटर्न है रिक्रूटमेंट टेस्ट का। और ये पेपर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है लाइक एपीएफसी एग्जाम या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, और ये पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने क्लियरली अपनी पुरानी नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था कि दैट कैन बी अ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट और दैट कैन बी अ फिजिकल रिक्रूटमेंट टेस्ट, बट एक्चुअल में वो रिक्रूटमेंट टेस्ट फिजिकल हुआ था 2022 में। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू आप लोगों का 100 मार्क्स का है, ठीक है। 25% वेटेज आउट ऑफ 400 इंटरव्यू की है, 375% वेटेज आप लोगों के रिक्रूटमेंट टेस्ट की है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू में आप लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आप टोटल जो है अपने आप को एलिजिबल बना पाएंगे। अगर आप टॉपर भी क्यों ना हो और आप ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं कैटेगरी वाइज तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से ग्रेटर देन 50 मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 45 से ऊपर मार्क्स लेकर आने ही आने हैं।
अगर आप SC ST या फिर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 से ऊपर मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। इवन इफ यू आर फ्रॉम EWS कैटेगरी, आपको 50 प्लस मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। अभी कंडीशन क्या है कि भाई अगर आप मान लो रिक्रूटमेंट टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन एक्स है मिस्टर एक्स, और इसने जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट किया, इसके नंबर आए 250 आउट ऑफ 300, ठीक है, बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया, टॉपर था ये, और बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस लेके इंटरव्यू राउंड में गया। इंटरव्यू में इसके मार्क्स आए 49, और मिस्टर एक्स जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स के टोटल मार्क्स हैं 299 आउट ऑफ 400, ठीक है, और फाइनल कट ऑफ गई है 240। तो इस केस में तो मिस्टर एक्स की सिलेक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि इनके जो टोटल मार्क्स है वो फाइनल कट ऑफ से 59 मार्क्स ज्यादा है, बट इनकी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी के हिसाब से इनको 49 नहीं 50 प्लस मार्क्स स्कोर करने थे इन द इंटरव्यू, जो कि इन्होंने स्कोर नहीं किए हैं। तो भले ये कितने भी नंबर से कट ऑफ से ऊपर क्यों ना हो, बट ही विल नॉट गेट सिलेक्टेड बिकॉज इन्होंने मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इस एग्जाम का सिलेबस आप लोगों को काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा चौंकाने वाला भी होगा, बट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यूपीएससी की हिंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो इस एग्जाम में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जनरल इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वोकेबुलरी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यादा टफ नहीं होते हैं। उसके बाद आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ HRM देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, थोड़ा आपका MBA टाइप का कंपोनेंट हो गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कि इंडिया के लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है, क्वांट एंड रीजनिंग। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो पॉलिटी प्लस गवर्नेंस वाला पार्ट है, प्लस जनरल इश्यूज जो चल रहे हैं इस टाइम पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपको करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पढ़ने को मौका मिलेगा। तो दिस इज द सिलेबस फॉर ESE DD एग्जाम। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 से लेकर 70% जो ओवरलैपिंग है वो आपकी EPFO एग्जाम से इजीली है, ठीक है। रफली आप अगर EPFO एग्जाम प्रिपेयर करके रखें 70% सिलेबस ऑलरेडी रेडी है, आप उसको ब्रशअप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने इन 2 कंपोनेंट्स पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आते हैं, और ये कंपोनेंट पिछली बार एक ऐसा कंपोनेंट था जो कि बच्चों ने बहुत कम फोकस किया था, बट एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। छोटा कंपोनेंट है बट स्कोरिंग कंपोनेंट है, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 30% सिलेबस आप लोगों को एडिशनली प्रिपेयर करना है, एंड आई थिंक वी आर हैविंग द टाइम टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर सिलेबस, क्योंकि अभी हमारे पास काफी लंबा एक पीरियड है बिफोर द नोटिफिकेशन रिलीज, ठीक है। अब दोस्तों दिक्कत आती है कि सर प्रिपेयर करें कहां से, क्या आपके पास कोई कोर्स है, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, जैसे ही हम कोई सोर्स लेकर आते हैं, कोई सॉल्यूशन लेकर आते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी मैं वीडियोस आप लिए और भी बनाता रहूंगा रिगार्डिंग SSC DD एग्जाम, अपडेट भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा जैसे RTI रिप्लाई वगैरह आता है। बट दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भाई आपके पास जो अभी कंटेंट है, आपने जो अभी चीजें पढ़ी हुई हैं, आप उनको जब तक स्ट्रॉन्ग कर लो, उनमें एकदम डेप्थ में प्रिपेयर कर लो, ताकि आप जब कोर्स में आए तो आपको सिर्फ जो पोर्शन बचा है उसी पे फोकस करने का जो है मौका मिले, आप पहले सारा पोर्शन कवर कर चुके हो। तो यहाँ पे अभी आप इंग्लिश पे फोकस कर सकते हो, QRE पे फोकस कर सकते हो, साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पे बेसिक साइंस आती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को ब्रशअप कर सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर को आप डेली पढ़ सकते हो। तो ये आपका अभी जो है थोड़ा सा टारगेट रहना चाहिए। दोस्तों कोई भी अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8146207241। अगले कुछ महीनों में आपके लिए कोर्स भी अच्छा सा लेकर आएंगे इसके रिगार्डिंग, तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस एग्जाम की तरफ जाना है या नहीं जाना है। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।